जो है ना ये बिल्कुल रिसेंटली मैंने अभी शेयर किया तुम लोग के साथ, ठीक है। इसका टाइम भी देख लो, ये तकरीबन मैंने 3:30 बजे शेयर की थी। इसमें मैंने तुम लोग को एक वर्कशीट जो है ना वो बना के दी है। उस वर्कशीट में जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं, ताकि तुम लोग की प्रैक्टिस हो जाए एमओआई की, मिड ईयर एग्जाम्स की। और मैंने ये लिंक दोबारा भेज दिया है ताकि इस असल में उसमें वीडियो में मैंने जो है ना बड़ी डिटेल में गाइड किया था कि पेपर 1 के टॉपिक्स कौन से हैं और पेपर 2 के टॉपिक्स कौन से हैं। तो मैं हेविली तुम लोग को रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो जरूर देखना अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, ताकि तुम लोग को थोड़ा सा स्टार्टअप मिल जाए कि हमें देखना क्या है, कहाँ से तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक पे फोकस ज्यादा रखना है। ठीक है, तो ये लिंक मैंने तुम लोग के साथ शेयर कर दिया है। ये लिंक उसी वीडियो का है जो कि तुम लोग देख चुके होगे। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो यहाँ से देख सकता है। इस वर्कशीट की बात करते हैं जो मैंने तुम्हारे साथ अभी शेयर की है। इस वर्कशीट में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व से शुरू हो रहा है, ठीक है। सॉल्व के बाद आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 5x² प्लस 6x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और उसने नीचे आपको ये बात बता दी कि गिव योर आंसर्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब है कि यहाँ जो x के आंसर्स आएंगे, जो x की दो वैल्यूज होंगी, दैट विल बी इन द डेसिमल, वो डेसिमल में होंगी। तो इसका मतलब है कि फिर मैं यहाँ तो फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ जो है वो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करूंगा। और ये पेपर 2 का टाइप का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल पेपर 2 में इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, अच्छा, अगर ये चीज यहाँ नहीं लिखी होती गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, और ये पेपर 1 में आता, तो फिर पेपर 1 में डेफिनेटली आप जो है ना वो फैक्टराइजेशन वाले मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते। वहां क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने की तुम लोग को जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आती है तो वो बहुत आसान सी होगी, और उसके बड़े आसानी से फैक्टर्स बन रहे होंगे होल नंबर्स में, जो कि तुम आसानी से बना लोगे और दो ब्रैकेट्स जो है वो बना के सॉल्व कर लोगे। हमेशा याद रखना, सॉल्व का मतलब होता है आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, दो ब्रैकेट्स बना के छोड़ नहीं देना। दो ब्रैकेट्स बना के दोनों ब्रैकेट्स को आपको बारी बारी इक्वल टू 0 करके आपको एक्स की वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं। ठीक है, उसी वक्त आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का क्वेश्चन था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो डिस्कस भी कर लेंगे, कि उसका एक क्वेश्चन भी देख लेंगे आखिर में कि किस तरह हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और एक्स की वैल्यूज आती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो डेफिनेटली पेपर 2 में आएगा, पेपर 1 में नहीं आएगा। अगर पेपर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो वो आप फैक्टराइजेशन से करोगे, और आप उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से नहीं करोगे। अच्छा, एक एक और चीज मैंने आपके उसमें वीडियो में बताई थी कि एक क्वेश्चन मैंने पेपर 1 में डाला है जो कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आप उसको फैक्टराइज करोगे, आप उसको मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई करके फैक्टराइज करोगे, दो ब्रैकेट्स बनाओगे, और उन दो ब्रैकेट्स को बारी बारी इक्वल टू 0 करके एक्स की वैल्यू निकालोगे। ये आपके 4 मार्क का क्वेश्चन है, जो मे भी पॉसिबल आपके पेपर 1 में आ सकता है, क्योंकि मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने इस तरह का एक सवाल पेपर 1 में डाला है जिसमें मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और मैंने आपको बोला है कि इसको सॉल्व करो। और सॉल्व करने का मतलब है कि आपको एक्स की वैल्यूज निकालनी है, और फिर आप फैक्टराइजेशन से ही करोगे क्योंकि वो पेपर 1 में आ रहा है। अच्छा, जरा उसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सपेंड द ब्रैकेट्स एंड सिंप्लीफाई। ठीक है, और आपको यहाँ एक ब्रैकेट नजर आ रहा है, ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर नजर आ रहा है, तो आपको देखते ही समझ में आ गया कि ये आइडेंटिटी है। ठीक है, ये आइडेंटिटी, अगर आपको आइडेंटिटी नहीं यूज करनी तो यू कैन राइट द ब्रैकेट 2 टाइम्स और आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लिख सकते हो। या अगर आप आइडेंटिटी यूज करना चाहो तो आप यहाँ आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वो कह रहा है कि एक्सपेंड करो मतलब ब्रैकेट्स को हटाओ, और सिंप्लीफाई भी करो मतलब अपने आंसर को सिंपल फॉर्म में भी लेके आओ। ठीक है, ये हाँ, 3a+b को मुझे जो है वो आइडेंटिटी से एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया 3a+b होल स्क्वायर है। अब मैंने बोला था कि आइडेंटिटी अगर किसी को अच्छी नहीं लगती यूज करना तो वो फिर 2 टाइम्स इस ब्रैकेट को लिखेगा और वो इसको मल्टीप्लाई करके भी अपना आंसर लेके आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल सर स्क्वायर है तो बोलो। सर हम इसमें आइडेंटिटी नंबर 1 लगाएंगे ना, ए स्क्वायर बिल्कुल प्लस बी आइडेंटिटी, स्क्वायर। बिल्कुल वही वाली लगा रहा हूँ। वो मैं इसको बस सॉल्व करना दिखा रहा हूँ कि अगर आपको आइडेंटिटी नहीं यूज करनी तो यू कैन राइट दिस ब्रैकेट 2 टाइम्स, क्योंकि इसका मतलब होता है ये ब्रैकेट 2 मरतबा है। तो आपने एक बार ऐसे लिखा ब्रैकेट को और अगली बार यही ब्रैकेट दोबारा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और आपको दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना आता है। ठीक है, आपको एक ब्रैकेट को स्प्लिट करना होता है एंड यू हैव टू राइट द अदर ब्रैकेट एज इट इज। लेकिन मैं इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी से कैसे इसको सॉल्व करेंगे? आइडेंटिटी में हमेशा हमारे पास दो टर्म्स होती हैं। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए कहते हैं, यहाँ जो ए की वैल्यू है वो 3a है। ठीक है, यहाँ जो ए की वैल्यू है हमारे पास वो 3a है, और जो सेकंड टर्म होती है उसको हम बी कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ बी की वैल्यू बेसिकली बी ही है। आइडेंटिटी क्या कहती है? आइडेंटिटी कहती है कि a+b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? हमेशा आइडेंटिटी में स्क्वायर आता है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, और ये ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू। तो ये पहले आइडेंटिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद इसको ओपन करेंगे। आपकी मर्जी है, आप 2ab को मिडिल में भी लिख सकते हो, आप 2ab को एंड में भी लिख सकते हो।
तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास ए की जगह पे है 3a, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन किया, ए की जगह पे 3a लिखा और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहा हूँ बस। उसके बाद मेरे पास प्लस है, प्लस के बाद 2 आता है तो मैंने 2 लिखा एग्जैक्टली। ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ 3a है, मैंने ब्रैकेट में 3a लिख दिया। और बी की वैल्यू मेरे पास बी ही है तो मैंने ब्रैकेट में बी ही लिख दिया। ठीक है, और फिर लास्ट टर्म भी फिर प्लस साइन है मेरे पास तो मैंने प्लस यूज किया। और फिर बी स्क्वायर है तो इसका मतलब है मैंने बी लिखा और इस पर स्क्वायर यूज कर लिया क्योंकि मेरे पास बी है। ठीक है, बस अब इसको मुझे जो है वो सिंप्लीफाई करना है। मुझे पता है कि स्क्वायर जो है वो, ये जो स्क्वायर है ये 3 पे भी है और ये स्क्वायर ए पे भी है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो नाइन ए जाएगा, 9। स्क्वायर, 9a 9 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस 6ab प्लस प्लस बी बी स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल ऐसी है। जब आप दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे तब भी एग्जैक्टली यही आंसर आएगा, लेकिन उसमें यह है कि आपके 4 स्टेप्स लगेंगे कम से कम, यहाँ आपके 3 स्टेप्स लग गए। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें बिल्कुल इसी तरह करना था। ये मैंने ओपन किया हुआ है इधर। ठीक है, तो इसमें आपको बोला एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई, तो आपने इसको एक्सपेंड और सिंप्लीफाई कर लिया। ये आपका 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो 2 मार्क्स के लिए इतनी वर्किंग बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट सी में आपसे कह रहा है फाइंड द 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, फाइंड द 2 सॉल्यूशंस मतलब आपको एक्स की वैल्यूज निकालनी है। और ये कह रहा है 5x माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 9। प्लस माइनस 9 का मतलब है कि हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक प्लस 9 है और एक माइनस 9 है। तो पहले आप क्या करोगे, 5x माइनस 1 को 9 से इक्वेट करोगे, पॉजिटिव 9 से, और फिर अगले में क्या करोगे, 5x माइनस 1 को माइनस 9 से जो है वो इक्वेट करोगे और अपनी x की दो वैल्यूज लेके आ जाओगे। ठीक है, ये दो मार्क का क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस एक बार पॉजिटिव 9 के से इक्वेट करना है, एक बार नेगेटिव 9 से इक्वेट करना है। और आपको पता है x की वैल्यू आ जाएगी, x के साथ जो भी होता है आप उसको बारी बारी शिफ्ट करते हो दूसरी साइड पे और आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। 2 मार्क का क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद सर हाँ दीजिए ये वाला। कौन सा वाला, सर वही जो प्लस माइनस वाला था। पार्ट सी वाला देखो। पार्ट सी में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें उसने मुझे बोला कि 5x माइनस 1 जो है वो पॉजिटिव 9 के बराबर भी है, तो मैंने इसको एक बार पॉजिटिव 9 के बराबर कर दिया। और फिर अगले स्टेप में दोबारा कह रहा है कि 5x जो है वो माइनस 9 के बराबर भी है, तो 5x माइनस 1 को मैंने माइनस 9 के बराबर भी कर दिया। तो ये 5x माइनस 1 हो गया और इक्वल्स टू माइनस 9। अब तुम्हें सॉल्व करना आता है, तुम्हें x की वैल्यू चाहिए, तो तुम क्या करोगे, x के साथ जो जो चीज है उनको बारी बारी शिफ्ट करोगे। ये माइनस 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो दिस इज 5x। और आपको पता है 9 में जब आप 1 ऐड करोगे तो आपको 10 मिल जाएगा, आपने 10 लिख दिया। सर और क्योंकि आंसर 2 आपको आ रहा है, x बिल्कुल की x की वैल्यू 2 वैल्यू है। चाहिए, तो ये आपने 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ माइनस 1 है, वहां जाके क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि वहाँ पहले से माइनस 9 है। ये चीज थोड़ा सा ख्याल रखना, माइनस को जो है वो गायब नहीं कर देना वरना पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। ये माइनस 1 वहां जाके प्लस 1 हो जाएगा। और आपको पता है कि 5x इज इक्वल टू, अब आपको इंटीजर वाले जो है वो लॉज यूज करना है। आपको पता है माइनस 9 है और प्लस 1 है, तो माइनस प्लस होगा माइनस, एंड साइन बिलोंग्स टू द ग्रेटर, तो ये -8 आ जाएगा। और चूंकि सर आपका x माइनस की एट वैल्यू अपॉन फाइव। -8/5, चूंकि ये पेपर 1 का क्वेश्चन है, यहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो फिर आप क्या करोगे, इसको बिल्कुल एग्जैक्टली इधर छोड़ दोगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत इसको नहीं है। ये इसका इस तरह का था सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में फिर वो इंडाइसिस आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन तुम्हें असाइनमेंट में भी दिया हुआ था हमने। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इसको जो है आपको ये ऑर्डिनरी फॉर्म में दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल को शिफ्ट करना है। आपको पता है कि डेसिमल को शिफ्ट कहाँ तक करेंगे, 5 के बाद करेंगे तो 3.5 हो जाएगा। और आप जितने डेसिमल शिफ्ट करोगे उतना आप 10 पे पावर यूज कर लोगे। ये सब बगैर कैलकुलेटर के है क्योंकि आपको पता है ये इस तरह के क्वेश्चंस पेपर 1 में आएंगे। फिर आपको इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में और दोनों नंबर्स जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ डिवीजन वाला रूल यूज होगा इंडाइसिस का। ये जो है वो 10 की पावर 4 है, ये ऊपर जाके -4 हो जाएगी क्योंकि पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो ये चीजें जो है ना इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये पेपर 1 में आएंगी। इस असाइनमेंट में ये जो मैंने वर्कशीट अभी शेयर किया ना, इसमें अलजबरा थोड़ी ज्यादा है क्योंकि आपको पता है आपके पेपर में अलजबरा आ रही है। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, ये आपसे कह रहा है फैक्टराइज 9a स्क्वायर माइनस 6 से। अब आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब होता है आपको ब्रैकेट बनाना है। तो ब्रैकेट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो आप इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल 9 और सर 6 में आपको कॉमन मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, और आपको एक और चीज भी कॉमन मिल जाएगी। यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ a है, तो यू कैन ऑल्सो टेक a एज कॉमन, आप a भी कॉमन ले सकते हो। और जो भी कॉमन लोगे फिर ब्रैकेट में बच जाएगा, वो आंसर लिख दोगे।
पार्ट बी 3a। में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आंसर आ रहा है वो जब सॉल्व करोगे तुम लोग को आइडिया हो जाएगा। मैं सिर्फ थोड़ा सा ये है कि थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ ताकि ये हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिफ्रेश कर लें। अच्छा, ये पार्ट बी में फिर फैक्टराइज कह रहा है, ठीक है। और अब मुझे जरा देख के बताओ कि यहाँ भी एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर है और यहाँ भी एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये है 4-25t²। चलो इसको जरा उधर लिख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको ए भी हमें स्क्वायर फैक्टराइज माइनस करना है। ए स्क्वायर माइनस वाली आइडेंटिटी से होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक है। ये है 4 और -25t²। तो मैं इसको कैसे फैक्टराइज करूंगा, इसमें मैं आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा। कैसे आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा, क्योंकि ये दोनों टर्म्स जो है ना, ये स्क्वायर टर्म्स है, ये दोनों किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, फाइंड आउट करूंगा कि ये किस नंबर के स्क्वायर होते हैं। तो 4 जो है बेसिकली 2 का स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ 2 लिख और दिया 5 एंड और फिर 5 माइनस का साइन यूज किया और 5, और चूंकि टी पे भी स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि मुझे टी भी लिखना पड़ेगा। तो 5t जो है बेसिकली उसका स्क्वायर 25t² है। अब आपको पता है ये आइडेंटिटी है, ठीक है। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो एक बार इनको प्लस में लिख लेता हूँ, तो ये 2 + 5t हो जाएगा। और फिर एक बार इनको माइनस में लिख लूंगा। 2 - 5t। ये इस तरह का क्वेश्चन जो है ये आपके पास 2 मार्क का आ सकता है, बिल्कुल पेपर 1 में, फैक्टराइज कंप्लीटली के नाम से, ठीक है ना। इसको क्वेश्चन होगा फैक्टराइज करो, तो ये आपने इसको फैक्टराइज कर दिया, आपने इसके ब्रैकेट बना दिए। आगे देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन है। आगे ये 2 मार्क का है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो हमारे पास फिर फैक्टराइज और हमारे पास 4 टर्म्स है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास चूंकि 4 टर्म्स है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 को पेयर कर लेंगे, लास्ट 2 को पेयर कर लेंगे और फिर इनमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। मतलब इसको जो है वो ग्रुपिंग से जो है वो हम फैक्टराइज कर लेंगे। फर्स्ट 2 में से भी कुछ कॉमन आ रहा है, अगर फर्स्ट 2 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम इसको ग्रुप चेंज कर देंगे, एक्स एक्स साथ कर देंगे, वाई वाई साथ कर देंगे, ठीक है ना। ये दोनों एक्स वाली टर्म्स है तो इनको साथ कर देंगे, ये दोनों वाई वाली टर्म्स है तो इनको साथ कर देंगे। तो इस तरह भी कर सकते हो, बिल्कुल। अच्छा, फिर आगे चलते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में फिर सॉल्व कह रहा है, ठीक है। अब सॉल्व में क्या कह रहा है, 5 - 2 और फिर ब्रैकेट में 3x - 1 लिखा है। तो इसमें सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्या करोगे, इस 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, लाइक टर्म्स को एक साथ जमा करोगे, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पहले सारी के सारे x एक साइड पे होने चाहिए और सारे के सारे नंबर्स एक साइड पे होने चाहिए। तो ये इस तरह सॉल्व करोगे। ये कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई स्क्वायर पावर नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है x के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 2 है, इसमें आपको इक्वल्स टू नजर आ रहा है, इक्वल्स टू नजर आ रहा है, एक फ्रैक्शन आपको यहाँ नजर आ रहा है, एक फ्रैक्शन आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5t को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और चूंकि आपको सॉल्व करना है तो इसका मतलब है आपको t की वैल्यू चाहिए, तो आप इस तरह इसकी t की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सारे देखो, ये ऊपर वाला 3 मार्क का है, ये 3 मार्क का है, ये 3 मार्क्स बिल्कुल बोनस है। ये आप 20 सेकेंड या उससे भी कम में जो है ये पूरा पार्ट सॉल्व कर लोगे और आपको जो है वो 2 और 3 मार्क्स बड़े आसानी से मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ गई। साइमल्टेनियस इक्वेशंस आपकी मर्जी है, जिस मेथड से आप जो है वो सॉल्व करना चाहो, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, एलिमिनेशन से कर लो, लेकिन ये डेफिनेटली आपके पेपर में आएगा और ये 4 मार्क का होगा। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी करना और अपने आंसर को वेरीफाई भी करना, ताकि आप श्योर हो जाओ कि आपका जो है वो बिल्कुल 4 मार्क्स पक्का हो गया। अच्छा, फिर मैंने तुम्हें एक वर्ड प्रॉब्लम दी है। वर्ड प्रॉब्लम में मैंने तुम्हें एक रेक्टेंगल बना के दिया है। रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको मैंने 2x + 3 बोला है, और जो इसकी विड्थ है वो x - 1 है। और अगले स्टेप में आपसे कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर², मतलब इसका एरिया दे रहा है। एरिया आपको पता है रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू 12 कर दोगे, तो आपके पास ये पूरी की पूरी इक्वेशन ऑटोमेटिकली खुद ही बन जाएगी, क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 2x + 3, और इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो है x - 1। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दो ब्रैकेट्स बन जाएंगे, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू 12 करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, जिसके आपको उसने 3 नंबर दिए हुए। अगले स्टेप में इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए, चूंकि ये पेपर 2 का क्वेश्चन होगा, तो आप बिल्कुल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम a कहते हैं, x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम b कहते हैं, और जो लास्ट में नंबर लिखा होता है उसको हम c कहते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वो पेपर में नहीं आएगा। लास्ट स्टेप में जब तुम x की वैल्यूज निकाल लोगे, एक x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो तुम नेगेटिव वाली वैल्यू डिस्कार्ड कर दोगे और तुम्हें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। पेरीमीटर तुम्हें पता है, पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो तुम क्या करोगे, पहले यहाँ x की वैल्यू जो है वो पुट करोगे,
x की वैल्यू पुट करने के बाद दोनों साइड्स निकालोगे और फिर दोनों साइड्स, जो ये वाली साइड होगी एग्जैक्टली वो ये वाली साइड होगी, क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स बिल्कुल बराबर होती हैं। तो आप चारों साइड्स को जब ऐड कर दोगे तो यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। पेपर में मैंने जो है जो वर्ड प्रॉब्लम डाला है वो स्पीड टाइम ग्राफ का, वो मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए मैंने दे दिया है ताकि थोड़ा सा ये कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाए, एरिया की प्रैक्टिस हो जाए, पेरीमीटर की प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 इंडाइसिस है, ठीक है। इंडाइसिस के रूल्स जो है वो तुम्हें अच्छी तरीके से समझने हैं। और ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना हाफ वाला, रेशनल इंडाइसिस वाला, ये लाजमी जो है वो रेशनल इंडाइसिस वाले क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, क्योंकि रेशनल इंडाइसिस का एक क्वेश्चन पेपर में लाजमी आया है, हाफ पावर का ही है मेरे ख्याल से। तो ये तुम इसका मैंने असाइनमेंट में भी क्वेश्चन दिया था, ये मैंने सॉल्व भी करके डाला है पूरा असाइनमेंट चैनल पे, उसको भी अच्छी तरीके से देख लेना। आगे बढ़ते हैं तो सर बोलो। सर ये वाला मुझे करा दे, समझ में ही नहीं आ रहा। कौन सा वाला? ये अभी इवैल्यूएट वाला, दूसरा सिंपलीफाई वाला। हाफ वाला? जी देखो इसका क्वेश्चन है 9/T6 और इसकी होल पावर जो है ना ये हाफ है, ठीक है। अब ये चूंकि इस पे पावर हाफ है और हाफ जो है वो फ्रैक्शन पे, तो मुझे हाफ जो है वो दोनों को देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये हाफ पावर जो है ये 9 पे भी चली जाएगी, तो मुझे 9 को भी हाफ पावर देनी पड़ेगी और मुझे जो है वो T6 को भी हाफ पावर देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये पावर दोनों पे थी। तो मैंने T6 लिखा। अब T6 पे चूंकि डबल पावर है तो इसलिए मुझे ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, तो मैंने ब्रैकेट यूज किया और मैंने ब्रैकेट पे हाफ लिख दिया। अच्छा, अब मुझे ये देखना है कि 9 की पावर हाफ, 9 की पावर हाफ का मतलब होता है, इसको हम लोग इस तरह भी सॉल्व करते थे कि हम 9 को 3 स्क्वायर लिख देते थे, और 3 स्क्वायर से फायदा क्या होता था, क्योंकि 3 स्क्वायर पे पहले ही एक हाफ है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता था, हम लोग इसको इस तरह भी सॉल्व करते थे। और और सर आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि 9 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें। बिल्कुल, हाफ का मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो आप 9 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो तो उससे आंसर भी आपका 3 आ जाएगा। तो ये आप दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये कटिंग हो जाएगी, 2 टाइम्स 1 is 2 एंड 2 टाइम्स 3 is 6, तो नीचे आपके पास जो है वो 2 क्यूब बच जाएगा, T क्यूब। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3/T क्यूब। T क्यूब। बिल्कुल। ओके अच्छा, उसके बाद देखो फिर आगे चलते हैं, आगे वर्कशीट में देख ये तो सिंपलीफाई है, ठीक है। यहाँ तो डिवीजन वाला लॉ यूज हो रहा है, आपको पता है बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये कितने मार्क्स का है देखते हैं, ये भी मेरे ख्याल से 2 मार्क्स का है शायद, ये इधर थोड़े ज्यादा मार्क्स हुए हैं लेकिन ये मैक्सिमम 2 मार्क्स का होता है, इससे ज्यादा का नहीं। अच्छा, फिर सॉल्व आ गया। सॉल्व में अब आपको देख रहे हो इस तरह का क्वेश्चन है, आपको पता है ये x-1 ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर भेज के मल्टीप्लाई करोगे। और सॉल्व का मतलब हमेशा याद रखना कि वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, तो यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x-1 को पूरा आप इस साइड पे शिफ्ट करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर x की वैल्यू निकाल लोगे। सर नहीं वो सर 2 के नीचे 1 आ जाएगा ना, 2 के नीचे 1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही उसी तरह। बोलो। 3 को भी करेंगे? 3 को नहीं, 3 के नहीं करेंगे, सिर्फ x-1 को 2 से, क्योंकि 2 के नीचे 1 है ना, 2 के नीचे 1 है ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ये इस तरह है ना, 3/x-1 इक्वल्स टू 2 है, तो ये जैसे उसने बोला उमर ने कि 2 के नीचे कुछ नहीं है सर तो 1 लिख दें, तो मैं 2 के नीचे 1 लिख देता हूँ और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 3 तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 1 3 हो जाएगा, आपने यहाँ 3 लिख दिया, और ये x-1 जो है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर आप इसको ब्रैकेट को हटाओगे, एक्सपेंड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 2 को x से भी 1 से भी, और फिर x की वैल्यू निकाल लोगे। 2x-2 एंड देन फिर आप x की वैल्यू निकालने के लिए इवैल्यूएट कर दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद देखते हैं, अच्छा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेंज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। तो ये गिवन दैट आपको p की वैल्यू दी हुई है 2t - r, और आपसे कह रहा है कि एक्सप्रेस करो t को इन टर्म्स ऑफ p एंड r। तो इसका मतलब है कि आपको t को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, लैंग्वेज समझो। तो यू हैव टू मेक t एज योर सब्जेक्ट। अब t को सब्जेक्ट बनाने के लिए थोड़ा इसको भी देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। ये है हमारे पास p = 2t - r ना, तो मैंने पहले ये फॉर्मूला लिख दिया, p = 2t - r। तो अब मुझे जल्दी से बताओ कि t को सब्जेक्ट बनाना है, तो पहले किसको शिफ्ट करूं। t को सब्जेक्ट बनाने का मतलब है कि मुझे t को अकेला करना है, तो ये r माइनस का है, पहले इसको शिफ्ट कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, p + r हो जाएगा, ठीक है ना, तो p + r हो जाएगा = 2t हो जाएगा। अब सिंस मुझे t को सब्जेक्ट बनाना है, t के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये साइड बेसिकली में डिवाइड हो जाएगा।
तो बस ये इस तरह का आपका 2 मार्क का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, बिल्कुल 2 मार्क का हो सकता है, 1 मार्क का हो सकता है, डिपेंड करता है कितने स्टेप्स हैं। अगर ये इस तरह सर का आ गया तो ये 2 मार्क का हो जाएगा। सर ये फ्रैक्शन पे बोलो। छोड़ देंगे क्या? हाँ ये इधर छोड़ देंगे, बस हमने फॉर्मूला बना लिया ना, इसी की बात करो, सब्जेक्ट वाली की बात करो ना। जी सर इसी की बात है। हाँ बस इसको इधर छोड़ देना, बस ये जो है आप यहाँ छोड़ देना, खत्म, ये फॉर्मूला बन गया। आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया टी को इन टर्म्स ऑफ पी एंड आर। अच्छा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में वो एक वर्ड प्रॉब्लम डाल दिया मैंने, थोड़ा सा मिलता जुलता जैसा जो है वो हमने असेसमेंट में किया था। पेपर में जो वर्ड प्रॉब्लम है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ही है, उसका डिस्टेंस टाइम स्पीड का ही है, जैसे मैंने बोला है। बस उसमें यह है कि थोड़ा सा मैंने चीज़ों को चेंज किया है, थोड़ा सा चेंजों को मतलब ट्रिकी बनाया, क्योंकि असेसमेंट में जो क्वेश्चन आया था वो बहुत ईजी था। तो मैंने इस बार जो मिड इसमें जो डाला है ना क्वेश्चन, वो थोड़ा सा ट्रिकी किया है। उसमें मैंने मिनट्स और आवर की कन्वर्जन रखी है, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखना। तुम्हें पता होना चाहिए कि एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं और उनकी कन्वर्जन कैसे होती है। मिनट्स टू आवर जाते हैं तो क्या करते हैं, आवर टू मिनट्स जाते हैं तो क्या करते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है अपने जहन में रखना। बाकी पूरा पैटर्न वैसे ही है। फर्स्ट पार्ट में आपसे एक्सप्रेशन लिखाएगा टाइम की, या मे बी पॉसिबल आपको टाइम की एक्सप्रेशन दे दे से शो कराए। सेकंड पार्ट में भी ऐसी होगा। थर्ड पार्ट में आपको बताएगा कौन सी फास्ट है कौन सी स्लो है, या ये बता सकता है कि टोटल टाइम कितना है। और फिर आपसे इक्वेशन बनवाएगा, फिर आपसे इक्वेशन सॉल्व करवाएगा, जैसे मैंने बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है इस वक्त। तो ये इसमें भी यही करना है। पहले एक्सप्रेशन में उसने हमें बोला कि फाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द स्टेशन बी। यहाँ भी आपसे टाइम का एक्सप्रेशन बना रहा है, तो टाइम का एक्सप्रेशन बनाने के लिए आपको वो फॉर्मूला याद रखना है। आपको पता है डिस्टेंस जो है वो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूलाज अगर तुम्हें याद होंगे और आपको पता है टाइम का यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट की कन्वर्जन क्या है, तो फिर ये वाला न्यूमेरिकल इतना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा एक चीज और मुझे डिस्कस करनी थी, मैंने आगे जाके थोड़ा सा इसमें जो है वो इक्वेशन, देखो यहाँ इक्वेशन दे दी, इक्वेशन सॉल्व करवा ली, ठीक है। अब इतना बड़ा इक्वेशन जब देंगे, इतनी मुश्किल सी इक्वेशन देंगे, तो वो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही कर लेना। इस पे फैक्टराइजेशन अप्लाई नहीं करना, क्योंकि उसमें टाइम भी लगेगा और गलती का भी चांस हो सकता है। एवरेज स्पीड मुझे रिवाइज करानी थी थोड़ी सी, कि एवरेज स्पीड जो है वो हमारे पास क्या होती है। तो एवरेज स्पीड का जल्दी से टोटल फॉर्मूला देख लेते हैं बस। टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, जितना डिस्टेंस है टोटल उसको आप टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास जो है वो एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज स्पीड को मैंने बोला था टीडी, मतलब टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बस याद रखना, क्योंकि मे भी पॉसिबल वो एवरेज स्पीड भी आपको पूछ सकता है। तो एवरेज स्पीड के लिए बस ये देखना कि टोटल डिस्टेंस कितना है और उस गाड़ी ने टोटल टाइम कितना लिया उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, दोनों को डिवाइड कर देना, तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। बोलो। सर ये जो आपने क्वाड्रेटिक वाला एक्सप्लेन किया, ये इसी टाइप का आएगा क्वेश्चन पेपर में, या फिर मतलब बिल्कुल थोड़ा देखो, मैंने जो तुम्हें नेचर थी ना वो बता दी, स्पीड टाइम ही है, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड ही है, और इतने ही स्टेप्स हैं उसमें, 4 to 5 मेरे ख्याल से उसके पार्ट्स हैं, और मार्क्स भी उसके मेरे ख्याल से 10 to 12 हैं। तो है सिमिलर क्वेश्चन ही, लेकिन उसमें ये कि थोड़ी सी चीजें चेंज है, थोड़ी सी मतलब कॉन्सेप्ट मैंने जैसे बताया ना कन्वर्जन वाला, तो उसमें तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा हौसले से करना पड़ेगा, क्योंकि ये जाहिर सी ज्यादा मिड ईयर था। तो इसमें मैं अगर इतना आसान क्वेश्चन डाल देता तो फिर ये है कि फिर बाद में तुम लोग जो है वो कैम्ब्रिज की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। मेरे ख्याल से पेपर 1 जो है ना, मेरे हिसाब से पेपर 1 बहुत इजी है। उसमें मैंने एक सरप्राइज पैकेज तुम लोग के लिए रखा था, जो कि वो भी मैंने खत्म कर दिया। वो सरप्राइज पैकेज मैं शेयर कर लेता हूँ तुम लोग के साथ अभी। और पेपर 2 में मैंने जो है ना थोड़ा 2 क्वेश्चन मुश्किल डाले, जिसमें तुम्हें टाइम लगेगा थोड़ा सा। एक पहला क्वेश्चन और एक आखिरी क्वेश्चन है। बीच के जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने कॉपियों में किए हैं, जैसे हम टाइम टू टाइम रिवाइज कर रहे हैं। तो बीच के क्वेश्चन में इंशाल्लाह तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले क्वेश्चन में और आखिरी क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा जो है वो तुम लोग को मतलब ट्रिक किया है। बाकी है कि जिसकी तैयारी अच्छी है, जिसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, जिसको पता है कि इंटीजर्स ऐड कैसे होते हैं, सबट्रैक्ट कैसे होते हैं, तो उनके लिए फिर इतना मुश्किल नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो तुम लोग के लिए सरप्राइज पैकेज था। ये 1 मार्क का मैंने डाला है पेपर 1 में ना, बिल्कुल इसी तरह का सवाल एक डाला है मैंने। तो वो चूंकि तुम लोग के लिए नई चीज थी, क्योंकि तुम लोगों ने सेट जो है वो 6-7 में किया है, 8 में मेरे ख्याल से तुम लोगों ने शायद रिवाइज नहीं किया। ये तुम लोग के सामने जो चीज लिखी हुई है सेट बिल्डर फॉर्म, ये तुम लोग क्लास 6-7 में पढ़ चुके हो कि सेट को जो है वो डिफाइन करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। बोलो। सर लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हमने किए ही नहीं है, मतलब अभी। देखो एक नंबर तो मेरा है ना, एक नंबर तो मैं डाल सकता हूँ ना चेक करने के लिए कि तुम लोगों ने 6 में क्या पढ़ा है, 7 क्या पढ़ा है। अभी मैंने ये चीज इसलिए नहीं कराई क्योंकि तुम लोग को पता है मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, तो वो कराने की जरूरत नहीं थी मुझे। तुम्हें प्राइम नंबर्स पता है, तुम्हें इवन नंबर्स पता है, तुम्हें ऑड नंबर्स पता है। तो मैंने उन सारी चीजों को जो है ना वो इस क्वेश्चन में यूज किया है।
तो ऑड नंबर्स तुम्हें पता है क्या होता है, इवन नंबर्स तुम्हें पता है क्या होता है, प्राइम नंबर्स तुम्हें पता है क्या होता है। तो मैंने कोशिश की है थोड़ा सा सवाल जो है ना थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा बनाने के लिए जो है ना, मैंने फिर इन सेट की मदद ली है इस तरह की। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो यार एक नंबर ही तो है, ऐसा ना हो कि कोई बच्चा जो है उसका गलत हो जाए, उसकी अच्छी तैयारी हो फिर फुल मार्क्स ना आए। तो इसीलिए जो है ना वो मैं चीज तुम लोग के सामने रख रहा हूँ। तो मैं जो है वो तुम लोग के साथ डिस्कस कर लेता हूँ ये सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म तुम लोग को समझ में आती है, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है, ये लिखी कैसे जाती है। ठीक है, ये ये तुम्हें इस साइड पर नजर आ रहा है कर्ली ब्रैकेट्स, बेसिकली ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है। याद होगा तुम्हें कि सेट्स को जो है वो लिखने के लिए हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, एक हमारे पास जो है वो लिस्ट वाली फॉर्म होती है जिसमें पूरे मेंबर्स लिखे होते हैं, और एक ये सेट बिल्डर वाली फॉर्म होती है जो कि आपको यहाँ नजर आ रही है, जो कि इस तरह की होती है, x such that x is a positive integer and it is a divisor of 18, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहा है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है लिस्ट फॉर्म, मतलब इनके मेंबर्स लिखे हुए हैं। ये रोस्टर फॉर्म कहलाती है जिसमें सारे के सारे मेंबर्स आपको नजर आते हैं। और ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो सिंबल्स की फॉर्म में लिखी होती है, ये कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें मैच करना है। तो अब यहाँ लिखा हुआ है PRINCAL। ठीक है, तो ये चीज लिखी है। अब देखते हैं कि यहाँ कौन इसको डिस्क्राइब कर रहा है। क्या ये डिवाइजर ऑफ 18 है? नहीं। क्या ये ऐसा इंटीजर है जो कि x² - 9 को सॉल्व करके सर आता है? लास्ट नहीं। वाला डी। क्या ये ऐसा इंटीजर है? तो ये लास्ट वाला हो गया कि इज अ लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। तो इसका मतलब है कि आप क्या करोगे, 1 को d से मैच कर दोगे। अच्छा, अब ये देखते हैं जीरो। जीरो कौन डिफाइन कर रहा है? क्या ये 18 का डिवाइजर है? 18 का डिवाइजर का मतलब है क्या ये 18 से डिवाइड होता है 18 इसके? सी और है, फिर आगे आते हैं, सी। फिर ये कह रहा है कि बी हो। बी कैसे हो गया? x² - 9 को जब आप सी। सॉल्व करोगे तो ये -9 3 आएगा आंसर। और इसको देखोगे तो ये +1 वहां जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 1 -1 -1 कितना होगा? इसका मतलब है कि 0। ये 2 के साथ आपने मैच कर दिया। ठीक है, तो इस तरह का मैंने थोड़ा सा जो है वो एक क्वेश्चन बना के जो है तुम्हारे पेपर में डाला है 1 मार्क का। उसमें जो है मैंने प्राइम नंबर्स को यूज किया है, उसमें मैंने जो है वो उसको यूज किया, ऑड नंबर्स को, इवन नंबर्स को। लेकिन ये है कि ये चीज हमें थोड़ी सी देख लेनी है, इस पर थोड़ा सा वर्किंग कर लेना कि ये सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है। अब जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में ये ब्रैकेट्स नजर आते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ये सेट है। और ये जो कॉलन है ना, कॉलन का मतलब होता है सर्च दैट। और इस तरह के साइन होते हैं उसमें, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू। और एक चीज और याद रखना, जैसे ये एन और पी लिखा हुआ है, जैसे तुम्हें यहाँ नजर आ रहा है एन और ब्रैकेट में पी, तो इसका मतलब होता है कि पी सेट के मेंबर्स कितने हैं। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन करूं कि यहाँ जो तुम्हें सेट नजर आ रहा है, ये जो सेट लिखा हुआ है 1 2 3 6 9 18, इसके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, तो वो कैसे बताओगे? नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं इसके? सर 6। 6, क्योंकि आप सिर्फ काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5 6, तो इसके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 6। इसके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 2। ठीक है, तो ये चीज एक याद रखना कि ये भी तुम्हें जो है वो पेपर में जरूरत पड़ेगी इसकी, कि NP स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेट P। और नंबर ऑफ मेंबर्स आप कैसे निकालते हो? आप सिर्फ काउंट कर लेते हो। आपके सेट में जितने भी मेंबर्स लिखे होते हैं, ये जो कॉमा है ना, ये बताता है कितने मेंबर्स हैं। कॉमा के बाद नेक्स्ट मेंबर है, फिर कॉमा जो आता है उसके बाद नेक्स्ट मेंबर है। तो आप इन सबको काउंट कर लोगे तो यू विल गेट टू नो द मेंबर्स ऑफ द सेट। एक क्वेश्चन मैंने और दिया, जरा इसको भी जल्दी से बताओ। ये लिखा हुआ है कि हाउ कैन रेवन एक्सप्रेस द बिलो गिवन सेट बिल्डर नोटेशन। ये इसके पास एक सेट है, b इज इक्वल्स टू 11 13 17 और 19। अब इन चारों में से इसकी कौन सी डिस्क्रिप्शन हो सकती है, जरा देख के बताओ जल्दी से। क्या ये सारे इवन नंबर्स हैं? नहीं सर। क्या ये सारे ऑड नंबर्स हैं बिटवीन 10 टू? Yes. क्या ये ऑड नंबर्स हैं? सर देयर इज आल्सो प्राइम नंबर्स। सर प्राइम नंबर है। अच्छा, ऑड नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये कह रहा है ऑड नंबर बिटवीन 10 टू 18 है, तो मतलब 18 से छोटे होने चाहिए ना, या तो 19 है इसलिए आपने ये भी हटा दिया। Yes. अच्छा, क्या ये प्राइम नंबर्स हैं बिटवीन 10 टू Yes. 20? यस सर। बिल्कुल, yes। सर सी आंसर है इसका। तो बिल्कुल ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं जो कि 10 और 20 के बीच में आते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगले वाले में भी प्राइम नंबर है, लेकिन वो कह रहा है 5, तो यहाँ तो 5 तो है ही नहीं, मतलब 5 से तो बड़े हैं ही नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, ये 1 मार्क का आपको पेपर में मिलेगा। तो थोड़ा सा ये है कि मगर हो तो सरप्राइज सकता है आखिरी वाला आखिरी वाला हो सकता है, क्योंकि ये सारे 5 से बड़े भी हैं और 20 से छोटे भी हैं। लेकिन इसमें 7 मिसिंग है ना, 7 मिसिंग है। अगर आप इस वाले में देखो तो 7 भी आना चाहिए ना, यहाँ 7 नहीं है। 9 भी आना चाहिए। नहीं 9 प्राइम नंबर नहीं सही है। 9 जो है ना वो 3 के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। ओके। ठीक है,
अच्छा, अब ये हो गया थोड़ा सा, फिर मैंने कुछ तुम लोग के लिए नोट्स निकाले हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। वो भी जल्दी, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि सॉल्व हुए हैं, तो वो भी जल्दी जल्दी नोट कर लो अगर नोट करने हैं तो, वरना ये रिकॉर्डेड वीडियो तो है, इंशाल्लाह रिकॉर्ड हो ही जाएगा। अच्छा, इंटीजर्स के बारे में तुम्हें पता है इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव होल नंबर्स होते हैं। अच्छा, अब मैं तुमसे अगर क्वेश्चन करता कि ए से, अच्छा इस साइन को पढ़ना आता है? ये जो साइन लिखा है इसका क्या मतलब है? सर किसकी बात कर रहे हैं? ये रेशो वाला जो रेशो साइन तुम्हें, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये आपसे कह रहा है, अब इसको जरा आप देखते हैं ये बोल क्या रहा है। ये कह रहा है ए सच दैट ए इज एन इंटीजर, और इंटीजर कौन सा इंटीजर है? ए की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है और 15 तक जा रही है। तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे? 1 से स्टार्ट हो रही है और 1 इंक्लूडेड है। सर 1 2 इंक्लूडेड to है, 14 1 से लेके 15 तक। 1 से लेके 15 तक, क्योंकि 1 इंक्लूडेड है ना, या इक्वल्स टू का साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि 1 इज या इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये Yes. इसने सारे 1 से लेके 15 तक के नंबर्स लिख दिए। अगर मैं इसी तरह का क्वेश्चन तुमसे करता कि मैं तुमसे कहता कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर किसके दरमियान है? 1 से लेके 20। तो 1 से लेके 20 तो के वो दरमियान सारे कौन कौन नंबर्स से लिख प्राइम देते थे नंबर? जो प्राइम नंबर है, कौन तो कौन प्राइम से? नंबर्स तो हम सब वन लिख देते हैं। जो 1 से लेके 20 तक है। 1 2 ठीक है, 3 5 ठीक है, 5 7 7 11 13 17 और 19 हो जाते हैं। 1 को हम लोग प्राइम 19 नंबर ट्रीट नहीं करते, हम लोग प्राइम नंबर को 2 से शुरू करते हैं। लेकिन कुछ बुक्स में, कुछ कॉपीज में जो है ना वो मतलब आपको इंटरनेट पे 1 भी मिलेगा प्राइम नंबर। आगे चलते हैं। 1 ये लिख आपसे कह सकते रहा है हैं। कि ए सच दैट ए इज अ मल्टीपल ऑफ 9। 9 के मल्टीपल्स, सर आप 9 मल्टीपल्स के क्या होता है? सारे जितने, सर 9 की 9 टेबल के का अंदर जो टेबल, नंबर्स आते हैं। बिल्कुल, 9 का जो मल्टीपल। multiple है। मल्टीपल हमेशा याद रखना, मल्टीपल का मतलब होता है 9 के टेबल में कौन कौन आता है। और फैक्टर का क्या मतलब होता है? फैक्टर का सर Nine मतलब के होता जिस है टेबल के सेट, अंदर नंबर 9 से आता है, डिवाइड हो। सारी जैसे क्वांटिटी 3 में और आता है। जबरदस्त। कौन कौन से टेबल में 9 आता है? बिल्कुल, कौन कौन से टेबल में 9 आता है। अब इसी डेफिनेशन से एक और डेफिनेशन निकालते हैं कि मल्टीपल हमेशा जिस नंबर लिखा होता है ना वहां से शुरू होता है और उससे आगे जाता है, और फैक्टर हमेशा जो नंबर लिखा होता है ना उससे छोटा होता है। ठीक है, हमेशा मल्टीपल अगर कह रहे हैं ना मल्टीपल ऑफ 9, इसका मतलब है जो आपके सारे आंसर्स आएंगे ना वो 9 से बड़े होंगे। और अगर आपको बोले फैक्टर्स ऑफ 9, तो इसका मतलब है कि आपके 9 से जितने भी छोटे। आंसर्स आएंगे वो सारे 9 और 9 से छोटे होंगे। ठीक है, इसके बाद हमने ये वाली चीज भी देख ली कि इसका क्या मतलब होता है। अगर उसने बोला कि एक सेट में आपको देता हूं ए, ये एक सेट है ए, ठीक है, जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5। मैंने आपको बोला मुझे ये बताओ ए के मेंबर्स कितने हैं? एन ऑफ ए। एन का मतलब नंबर ऑफ 5 मेंबर्स कितने हैं, तो आप क्या लिखोगे? एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5 5 लिख दोगे। ठीक है, तो ये वाली चीज हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, ये हमने डिस्कस कर लिया। अगर मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन दूं 3a³ माइनस 27a, और आपसे बोलूं कि इसको कंप्लीटली कॉमन। फैक्टराइज करो, ठीक है, तो अब ये सर जो तो एक, कॉमन। बिल्कुल कॉमन लेंगे। अब एक चीज देखना कि ये आपसे कह रहा है फैक्टराइज कंप्लीटली। ये जो कंप्लीटली का वर्ड है ना, ये वो खामखा में यूज नहीं कर रहा, इसके पीछे लॉजिक होती है। ठीक है, लॉजिक क्या है कि आपको बिल्कुल एंड तक जाना है, आपको अपने क्वेश्चन को, आपको अपने आंसर को ऐसी फॉर्म में छोड़ना है जो फर्दर जो है ना फैक्टराइज ना हो सके। अब अगर सर इसका अगर आंसर आप फिर 9 होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या है ना, अभी इसको सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। अब तुम लोगों ने बोला कि सर फैक्टराइज है तो आप कॉमन ले लें। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इसमें 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में 27 आता है, तो मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ। और यहाँ a³ है और यहाँ a है, तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? मैं a कॉमन ले सकता हूँ। मैंने 3a कॉमन ले लिया। ठीक है, अब 3a कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बच गया a² माइनस 9। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ब्रैकेट तो बन गया ना, अब हम यहाँ छोड़ देते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन ये तुम्हारा आंसर नहीं है, क्योंकि अभी भी ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है। क्या आप a² माइनस 9 को फैक्टराइज कर सकते हो? क्या आपको यस, इस, आइडेंटिटी। नो बिल्कुल, ये सर। आपको नहीं कर सकते। अब देखो क्या, इसको देखते हैं। यहाँ भी स्क्वायर है, a² भी किसी नंबर का स्क्वायर है, a का स्क्वायर है ना a², क्या जी सर। और 9 भी किसी का स्क्वायर है। 9 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 3 का 3। स्क्वायर है। तो यहाँ हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, और आइडेंटिटी यूज करके अपना आंसर छोड़ेंगे। अगर हमने आइडेंटिटी यूज किए बगैर आंसर को छोड़ दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये कंप्लीटली फैक्टराइज नहीं होगा, आपका 1 मार्क कट जाएगा। और इस तरह का सवाल जो है ना ये 2 मार्क का आता है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने आइडेंटिटी यूज कर ली। आइडेंटिटी के लिए मैंने देखा कि ये किसका स्क्वायर है, तो ये a का स्क्वायर था, और 9 जो है बेसिकली 3 का स्क्वायर है। तो मैंने एक बार a+3 लिख दिया और एक बार a-3 लिख दिया। ये 3a चूंकि पहले से चल रहा है तो ये फाइनल स्टेप में भी आएगा। तो मेरा फाइनल आंसर जो है वो आ गया 3a, एक ब्रैकेट में a+3 और अगले ब्रैकेट में a-9। तो दिस इज माई, ये मेरा फाइनल आंसर है। ये इससे ज्यादा और आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता। अगर आपने यहाँ छोड़ा आंसर तो आपको फिर 1 मार्क मिलेगा, 1 मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, इंडाइसिस हमने डिस्कस कर लिए थोड़े से, बोलो। सर ये डॉक्यूमेंट आप शेयर करना है गूगल क्लासरूम पे।
मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, इंडाइसिस हमने डिस्कस कर लिया। इंडाइसिस के सारे रूल्स जो है वो तुम लोग को एक बार रिवाइज करने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी फॉर्म की कन्वर्जन देखनी पड़ेगी अच्छी तरीके से। एक चीज याद रखना कि जब भी ऐड हो रहा होता है ना, ऐड में हम क्या करते हैं, दोनों अपनी जो बेसिस होती है उनको सेम करनी पड़ती है। यहाँ लिखा हुआ है 10⁻³ और यहाँ लिखा है 10⁻⁴, तो ये कभी भी ऐड नहीं होंगे जब तक हमारी बेस सेम नहीं होगी। तो हमें यहाँ जो है वो बेस को सेम करना पड़ेगा। तो हम 10⁻⁴ को ब्रेक कर देते थे 10⁻⁻1 में और 10⁻³ में, ठीक है। उसके बाद फिर हम कॉमन लेके ऐड करते थे। ये चीज थोड़ी सी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। आपको पता है सेम बेसिस जो है उनमें पावर्स ऐड हो जाती है, उस वक्त हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐड और सब्ट्रैक्ट में याद रखना कि हमेशा तुम्हारी बेस और उसकी पावर सेम होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद ये इंडाइसिस के कुछ रूल्स। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो हमेशा आंसर 1 आता है। और ये हमने देख लिया कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। स्क्वायर रूट का मतलब हाफ होता है। अगर क्यूब रूट होता है तो क्यूब रूट का मतलब अगर फ्रैक्शन में पूछो तो वो 1/3 हो जाता है। अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर पावर है तो इसका मतलब है वो पावर जो है बिल्कुल बराबर हर मेंबर को मिलेगी जो ब्रैकेट के अंदर है। मतलब जिसको हम कह देते हैं ना इंसाफ इंसाफ करो, होगा। तो ये इंसाफ होना चाहिए। अगर 2y² पे स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये स्क्वायर जो है ये 2 पर भी आएगा और ये स्क्वायर जो है ये y² को भी मिलेगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4y4। अगर किसी भी नंबर पे नेगेटिव पावर है तो उस नेगेटिव पावर को आप पॉजिटिव बना सकते हो। पॉजिटिव करने के लिए सर फ्लिप करेंगे। पूरा का पूरा फ्लिप कर दोगे। और हमेशा याद रखना बेस नहीं चेंज होती, सिर्फ पावर का साइन चेंज होगा। बेस बिल्कुल एज इट इज रहेगी, बेस के साथ कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ पावर का जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद हमने कुछ अलजेब्रा की थी। अलजेब्रा सिंप्लीफाई का मतलब है कि आपको सिर्फ जो है वो अपने आंसर को सिंपल बनाना है। तो अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन होता है a-3 और ब्रैकेट में 7 + 2a, यू हैव टू मेक इट सिंपल। आपको इसको सिंपल बनाना है। तो सिंपल का मतलब है कि आपको ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। तो ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए आप देखोगे कि क्या ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है। बिल्कुल, ब्रैकेट के बाहर आपको नंबर नजर आ रहा है 3। तो ये 3 जो है वो 7 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 जो है वो 2a से भी मल्टीप्लाई होगा। चूंकि यहाँ कोई इक्वल्स टू का साइन नजर नहीं आ रहा है, इक्वल्स टू वहां आता है जहां आपको सॉल्व करना होता है। इधर आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ इक्वल्स टू की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, 3 को मल्टीप्लाई कराओगे 7 से और याद रखोगे कि बाहर माइनस भी है। तो ये माइनस की वजह से जो है ये साइन भी चेंज हो जाएगा। तो ये -3 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -21 हो जाएगा। और जब -3 को आप 2a से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 से हो जाएगा। ये -6 से है, ये पॉजिटिव 1a है तो ये -5 आंसर आ गया। और ये -21 ऐसे ही आ गया। अब -5 -21 ना ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। तो आप अपने आंसर को यहाँ छोड़ दोगे। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक्स थी ये। बेसिक का भी एक था मेरे पास पढ़ा हुआ, ये मुझे ये वापस समझा देंगे प्लीज। a-3 वाला ऊपर वाला। a-3 में देखो मैंने क्या किया। इसने बोला था कि इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है कि हमें जो है वो अपने आंसर को आसान बनाना है। आसान बनाने के लिए ब्रैकेट्स को रिमूव करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट को जब रिमूव करोगे तो बाहर 3 लिखा हुआ है। तो ये 3 जो है ये 7 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 जो है ये 2a से भी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन 3 के साथ माइनस भी है तो आपको -3 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा माइनस, जैसे -27 और -6a हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। तो ये हो -21 गया। और -6 है। ये a था, ये a था। a के साथ आप 1 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो a के साथ आपने 1 लिख दिया, 1a हो गया। ये -3 को जब 7 से मल्टीप्लाई कराया तो -21, -3 मल्टीप्लाई बाय +2a विल बी -6a। अब सिंप्लीफाई मतलब लाइक टर्म्स को आपको देखना पड़ेगा। यहाँ 2 लाइक टर्म्स हैं a और 6a, तो आप इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना। ये पॉजिटिव का 1a है और ये नेगेटिव का 6a है। तो आपको पता है माइनस प्लस होगा माइनस, साइन बिलोंग्स टू द ग्रेटर। तो 6a में से 1a माइनस करेंगे तो 5a आएगा। लेकिन चूंकि 6a का साइन ग्रेटर है, नेगेटिव है, तो आप यहाँ नेगेटिव लिख दोगे एंड दिस विल बी -21 एज इट इज। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क में आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा बस। तो ये इनफ है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन भी मैंने दे दिया और 6 - 7 और ब्रैकेट में 2a दे दिया। तो अब जो है सिर्फ 7 को 2a से मल्टीप्लाई करना है। 7 को 2a से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये नंबर सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल उसके साथ एज इट इज आ जाता है। तो 7 × 2 14 हो जाएगा, 14a हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ इसी क्वेश्चन में अगर इक्वल्स टू 0 डाल दूं तो इसका मतलब है कि अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है। जब भी इक्वल्स टू आ जाता है ना तो वो इक्वेशन बन जाती है और इक्वेशन को हमेशा सॉल्व किया जाता है। एक्सप्रेशन को जो है ना वो फैक्टराइज किया जाता है। तो ये एक्सप्रेशन था क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू नहीं था। ये एक्सप्रेशन नहीं है, ये इक्वेशन बन गया है। तो इक्वेशन का मतलब है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a।
हमेशा सॉल्व इक्वेशन को किया जाता है, कभी भी वो आपको एक्सप्रेशन देके सॉल्व नहीं करवाएगा। एक्सप्रेशन में चूंकि इक्वल्स टू नहीं होता तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ अब ये जो कुछ क्वेश्चंस हमने क्लास में किए हुए हैं, 14 क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, 10 और 11, ये हमने क्लास में डिस्कस किए थे, ये आपको कॉपी में मिल जाएंगे। अगर इसमें से कोई एक क्वेश्चन नहीं किया हुआ तो उसको ट्राई जरूर करना, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम से 1D आपको पता है, तो ये बुक के भी थोड़े से क्वेश्चन कर लेना। वैसे मेजोरिटी मुझे याद है अच्छी तरीके से, हमने 8 to 10 क्वेश्चन किए हुए हैं बुक के, लेकिन फिर भी ये है कि बस इतना ख्याल रखना, स्पीड टाइम से रिलेटेड अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसको लाजमी सॉल्व कर लो। इसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का। सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है ये, तुम्हें पता है किस तरह सॉल्व करना है। इसमें हमें जो है दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ना 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 ना, इक्वल्स टू नहीं है, इक्वल्स टू नहीं है, इक्वल्स टू नहीं इक्वल्स है। टू नहीं है। अगर इक्वल्स टू नहीं होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, और एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ लिख देंगे। दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ लिखेंगे, ये हो जाएगा 2a - 5 एज इट इज, और ये a - 6 आ जाएगा। सर लेकिन इसमें हम ये भी कर सकते हैं ना, जैसे a और a - 6 मल्टीप्लाई होंगे, फिर 3 2a - 5 मल्टीप्लाई होंगे, फिर जो बिल्कुल ऐसे ही दोनों डिनोमिनेटर्स हैं वो फिर आपस में भी साथ होंगे। बिल्कुल, उनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, उनको एज इट इज लेके आखिर तक चला करो। ठीक है, उनको कभी मल्टीप्लाई, अगर आप कर भी दोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन उनको कभी मल्टीप्लाई नहीं करना, उनको लेके साथ साथ चलते रहना। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल उसने ऐसे ही कहा कि हमने 2a - 5 को भी लिख लिया और a - 6 को भी लिख लिया, और ये हमें पता है कि हमें कैसे करना होता है। यहाँ का जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये वाला जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम इस वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब क्रॉस वाला मल्टीप्लाई करते हैं। इसको कहते नहीं है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लेकिन ये ट्रिक जो है ना बेसिकली क्रॉस वाली ट्रिक है। तो जब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो अब चूंकि ब्रैकेट्स जो है वो सेम हो गए, तो आप दोनों ब्रैकेट्स को एक बार लिख सकते हो और आप अपने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लो। ए से मल्टीप्लाई होगा a² हो जाएगा, a को जब आप -6 से मल्टीप्लाई कराओगे -6 हो जाएगा, 3 को जब आप 2a से मल्टीप्लाई कराओगे ये 6 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय -5 विल बी -15। ब्रैकेट्स दोनों बिल्कुल एज इट इज चलते रहेंगे, और फिर लास्ट स्टेप में आप क्या करोगे, अपने दोनों ब्रैकेट्स को जो है वो एक जगह लिख लोगे, और अपने जो न्यूमरेटर है उनको ऐड कर दोगे, 6a से 6 से कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा। सर इसका आप आंसर आएगा a² - 15/2a - 5, दूसरी ब्रैकेट a - 6। सर ये आप एक साथ भी तो शुरू मतलब लिख सकते हैं दोनों ब्रैकेट को शुरू बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुरू से ही एक साथ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम लोग ऐसे ही करते हैं, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। ये असल में मुझे नोट्स मिल गए, मुझे अच्छे लगे सवाल, तो मैंने कहा तुम लोग के साथ शेयर कर लो। वैसे आप ठीक। बिल्कुल पहले स्टेप में ही दोनों को एक साथ लिख दो। ये अलग अलग तो मैंने उसमें रिवीजन क्लास जब थी ना हमारी रीइंफोर्समेंट, तब मैंने अलग अलग करके कराया था, वरना मैं साथ ही करता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर ये सब्जेक्ट वाला हमने देख लिया, सब्जेक्ट वाला भी हमें समझ में आ गया। ये वाला सवाल भी देख लेते हैं। अब इसमें कह रहा है कि मेक एक्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। अब एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। एक्स तो हमारे पास एक एक्स यहाँ भी नजर आ रहा है और एक एक्स हमें यहाँ भी नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है हमें दोनों एक्स को एक साथ मिलाना पड़ेगा और उसको एक एक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि दो एक्स तो नहीं हो सकते ना एक ही फॉर्मूले में। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, 3 को शिफ्ट किया एक्स के साथ, तो 3 यहाँ आके 3x हो गया। ठीक, पहले लाइक टर्म्स को साथ लिख के उनको सॉल्व कर दिया, मतलब इसका आंसर फिर 5x आ गया, 5 = y हो गया। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन हो मैं गया। यहाँ ठीक पे है, x को फॉर्मूला, मतलब x को बनाना है, हाँ, तो तो ये हम 5 x = y/5 हो जाएगा, उनका 5 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी है, ये सॉल्यूशन भी ऐसी हुआ हुआ है। अगले क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है कि 6/2x - 9 है, और अब तुमसे कह रहा है फिर दोबारा जो है जल्दी से x को सब्जेक्ट बनाओ। तो x को सब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे x को जो है वो अलोन करना है एक साइड पे, तो ये पूरा का पूरा जो है मैं शिफ्ट कर दूंगा y के पास। ये 2x - 9 पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा y के साथ, तो y के साथ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मैंने क्या किया, y यहाँ इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको इधर भेज के डिवाइड करा दिया, 6/y हो गया। और चूंकि ये -9 था, ये इधर आके +9 हो जाएगा। और मैंने इसको इसी तरह सॉल्व किया, और फिर लास्ट में मुझे 2 भी हटाना है ना, तो 2 को क्या करूंगा, 2 यहाँ इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड का मतलब है कि दोनों के नीचे 2 आ जाएगा। तो मेरे पास जो x का फॉर्मूला बन गया लास्ट स्टेप में वो ये बन गया। कुछ क्वेश्चंस मैंने जो है वो लिख दिए हैं यहाँ। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 भी है, और ये सारे हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन मैंने बताया था कि पेपर में ऐसा चाहता नहीं है कंप्लीटिंग स्क्वायर, आपके पास सिर्फ सॉल्व लिखा होता है, आपकी मर्जी होती है आप कौन से मेथड से करो। सर मिड आपने पॉइंट, इस पेपर में भी कंपलसरी नहीं किया हुआ ना? नहीं नहीं, अब कंपलसरी नहीं है, वो सिर्फ असेसमेंट में हमने कंपलसरी किया था। कैम्ब्रिज का जो पेपर होता है, जो इंटरनेशनल वाला कैम्ब्रिज का पेपर है, उसमें भी कभी कंपलसरी नहीं होता, और अभी भी मिड ईयर में भी कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो।
इसी तरह एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन वाले में भी आपकी चॉइस है, किसी से भी सॉल्व कर लो। ओके मिड अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में याद रखना मिड पॉइंट का फॉर्मूला अच्छी तरीके से, मिड पॉइंट का मैंने क्वेश्चन डाला है, मैंने ग्रेडियंट का क्वेश्चन डाला है, मैंने इक्वेशन बनाने का क्वेश्चन डाला है। तो जैसे हमने कॉपी में काम किया है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल वैसे ही है। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जहां मैं तुम्हें ग्राफ बना के दे दूंगा, ग्रिड बना के दूंगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा, और मैं तुम्हें 3 पॉइंट्स दूंगा और बोलूंगा कि ये तीनों पॉइंट को जो है वो लोकेट करो और ट्राइंगल बना के दिखाओ। तो तुम वो तीनों पॉइंट्स को लोकेट करोगे, पहले एक्स एक्सिस बनाओगे, वाई एक्सिस बनाओगे, स्केल हमेशा वही ले लेना 1 2, 1 बॉक्स इक्वल्स टू 1 ले लेना, 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4, स्केलिंग करना। उसके बाद तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करके ट्राइंगल बनाना, और ट्राइंगल बनाने के बाद फिर मैं तुमसे एरिया भी पूछ सकता हूँ, मैं तुमसे पेरीमीटर भी पूछ सकता हूँ। तो ये वाले क्वेश्चन की भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमने क्लास में किया हुआ भी है, तुम्हें कॉपी में भी मिल जाएगा। तुम्हें एक्स एक्सिस बनानी आनी चाहिए, तुम्हें वाई एक्सिस बनानी आनी चाहिए, तुम्हें स्केल भी सेलेक्ट करना आना चाहिए। अगर तुम्हें स्केल नहीं समझ में आता तो हमेशा जो है वो 1 बॉक्स 1 2 3 4 वाला ले लिया करो, सबसे सिंपल स्केल होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन देख लो, इसमें मैं तुम्हें इक्वेशन दे रहा हूँ 3y माइनस 2x इक्वल्स टू 3, और तुमसे कह रहा हूँ कि ये चूंकि इक्वेशन ऑफ लाइन है तो मुझे इस लाइन की ग्रेडियंट बताओ। तो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी मैं तुम्हें इक्वेशन दूंगा उसकी ग्रेडियंट निकालने के लिए तुम क्या करोगे, हमेशा y को सब्जेक्ट बनाओगे। तो y यस को सर। सब्जेक्ट बनाने का मतलब है कि y को अलोन करोगे, y को अकेला करने के लिए पहले क्या करोगे, माइनस 2x को शिफ्ट करोगे, तो माइनस 2x उधर जाके प्लस 2x हो जाएगा, याद है। सर मैं और फिर बताऊँ, y, बोलो। सर y इज इक्वल्स टू इसका होगा 2x प्लस 3 अपॉन, अपॉन 3। बिल्कुल 2x प्लस 3 टू अपॉन 3 हो अपॉन जाएगा, थ्री है प्लस 3 अपॉन 3, इसकी पे ग्रेडियंट लिख इस तरह से आपका 2/3। बिल्कुल। तो इसका ग्रेडियंट क्या आ जाएगा, 2/3। अच्छा, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि अगर इस एक लाइन जो है वो बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल है तो उसका ग्रेडियंट कितना होगा। सर सेम होगा 2/3। सेम होगा 2/3। सेम अच्छा, अगर एक लाइन इसी लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो उसका ग्रेडियंट क्या होगा, नेगेटिव सर रेसिप्रोकल -3/2। सर -3/2। m2 माइनस m1 इज इक्वल टू -1। बिल्कुल, जब आप m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू -1 करोगे तब भी यही फॉर्मूला आएगा, यही आंसर आएगा -3/2। वरना आसान तरीका ये होता है कि बस इसको रेसिप्रोकल करो और इसका साइन ऑपोजिट कर दो। सर तो हम डायरेक्ट कर लें, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम नेगेटिव रेसिप्रोकल डायरेक्ट कर लें, बिल्कुल वो बिल्कुल, m1 करके ना करें। नहीं नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं, सर यहाँ तो फिर उसमें इसका आगे आंसर यही है। माइनस, सर इसका फिर आंसर क्या हो जाएगा, -3/2। बिल्कुल -3/2 मतलब हो जाएगा इसका सर आंसर। जो मतलब हमारा पहला वाला जो ग्रेडियंट है उसको हम बस फ्लिप कर दें। फ्लिप करो और साइन ऑपोजिट करो, फ्लिप करो और ठीक है। साइन ऑपोजिट। अगर इसका पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव होगा, अगर इसका नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे हमें डिनोमिनेटर पावर का साइन चेंज या बदलेगा। नेगेटिव टू पॉजिटिव करने के लिए करनी होती है तो हम उसको फ्लिप करते हैं, इस तरह हम इसके साइंस भी ऑपोजिट कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह याद रख लो। बिल्कुल। असद, तुम क्या कह रहे हो। सिर्फ डिनोमिनेटर का साइन बदलेगा। हाँ, मतलब मैं तुम्हें बताया था ना कि साइन तुम न्यूमरेटर के साथ भी लिख सकते हो, डिनोमिनेटर के साथ भी लिख सकते हो। जैसे 3/-2 भी लिख सकते हो, या -2/3 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो वो माइनस पूरे फ्रैक्शन पे होता है। बिल्कुल, माइनस पूरे फ्रैक्शन पे। सर बीच में लिख देते हैं, वो बेहतर होगा। वो ज्यादा बेहतर है, बीच में लिख दो या न्यूमरेटर के साथ लिख दो, डिनोमिनेटर के साथ हम लोग माइनस नहीं लिखते। अच्छा, फिर ये एक क्वेश्चन है जिसमें 2 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, हमें पता है 2 ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। पहले सर वाले को हम मल्टीप्लाई स्प्लिट करके कर देते लाइक हैं। टर्म्स एक साथ, सर हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं पर लाइक टर्म एक साथ लिख के उनको सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद हमारा आंसर आ जाता है। बिल्कुल, ये जो है ना 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का, तो ये भी आसान है। अच्छा फिर, अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन आ गया जिसमें वो आपको इक्वेशन दे रहा है। अब यहाँ तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, इसको तुम जो है ना बड़े आसानी से फैक्टराइज से भी जो है ना सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें कुछ कॉमन नजर आ रहा है। 27x² - 3x इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ तुम्हें कॉमन सर नजर आ रहा है ना कुछ। 3 और x कॉमन है। 3 और x कॉमन है, तो मैंने 3 और x कॉमन ले लिया। 3 और x कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचा, 9x - 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हम वही वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जिसको हम लोग जीरो प्रॉपर्टी नहीं बोलते थे, कि जी ये वाला सर। नंबर भी 0 के बराबर है और ये वाला नंबर भी 0 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी दोनों नंबर्स को 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले मैंने 3x को इक्वल्स टू 0 किया, तो x की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। और मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 9x - 1 को इक्वल्स टू 0 किया, तो ये -1 पहले वहां शिफ्ट होकर +1 हो जाएगा। और चूंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/9। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो तुम्हें इंशाल्लाह हो सकता है, होपफुली
पेपर में मिल जाए तो जरा इसकी अच्छी तरीके से सर प्रैक्टिस ये कर लेना। जितने भी आपने क्वेश्चंस करवाए ना, इससे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस पास्ट पेपर से की थी, तो उस पास्ट पेपर के अंदर ऐसी क्वेश्चंस हैं। चलो फिर तो इंशाल्लाह जबरदस्त पेपर हो जाएगा महा का। ये महा है ना? जी सर। चलो अब इसको जल्दी से ट्राई कर लो, जल्दी से इसको ट्राई कर लो, मगरिब भी हो गई, जल्दी से ये भी देख लो सोल्यूशन हुआ है इसका। इसमें पूछ सर लो, कोई ये भी मसला हो सेम तो उसी पूछ लो। मेथड से हुआ है कि पहले फैक्टराइज किया फिर उसके बाद जीरो प्रॉपर्टी लगा दिया। बिल्कुल वैसे ही सवाल है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ भी एक ही दो वैल्यूज आ गई, चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसलिए हमेशा दो आंसर्स आएंगे। और ये भी देख लो, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट बी। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आपके पास एक इक्वेशन है जो कि पॉइंट बी से पास हो रही है। तो पॉइंट बी से पास हो रही है, इसका मतलब है ये आपको किसकी वैल्यू दे रहा है? ये आपको एक्स की वैल्यू दे रहा है और ये आपको वाई की वैल्यू दे रहा है। अब आप क्या करोगे, चूंकि आपको ए की वैल्यू चाहिए तो आप बस एक्स और वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दोगे और आपको ए और की हमारा वैल्यू आंसर मिल आ जाएगी। जाएगा। ठीक है, तो एक एक्स की जगह पे हम पुट करेंगे 2 और वाई की जगह पे हम पुट करेंगे 5। तो 5। हमारे पास जो है वो इस तरह हो जाएगा, 3 आ जाएगा पहले, 3 के साथ ब्रैकेट में 2 आ जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो एक्स की जगह पे 2 आ गया, माइनस का साइन एज इट इज आ गया, 5 एज इट इज आ गया, ब्रैकेट में वाई की जगह पे हमने 5 लिख दिया। और जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 19। ठीक है, ये भी सर 2 ऐसे मार्क का दूसरे वाले क्वेश्चन। पार्ट के अंदर जो आप अभी थोड़ा जो आपने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉइंट बी हाँ वाला, तो उसने हाँ, बस ये किया कि हमें क्योंकि ए की वैल्यू ढूंढनी थी तो हमने जो पॉइंट बी थे उनके पॉइंट्स को हमने लिस्ट, अब हमें ऊपर वाले में भी पॉइंट्स बी के दिए गए तो हमने लिस्ट बिल्कुल, करके बस एक्स और वाई की जगह वो वैल्यू डाल दी, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया। क्योंकि वो कह रहा है ना कि इक्वेशन तुम्हारी जो लाइन है वो बी पॉइंट से पास हो रही है और बी पॉइंट तुम्हें दे रहा है, तो बस ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इस बी को जो भी वैल्यू है एक्स और वाई की वो इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है शायद, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। इसमें मुझे कह रहा है कि मेरे पास एक पॉइंट, ये जो है ना एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 8 है। एक पॉइंट मेरे पास ए है, जिसका एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू है t+1। ठीक है, चूंकि ये मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है, ग्रेडियंट मुझे निकालनी है, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। इसी तरह मेरे पास एक और पॉइंट है b, जिसकी x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू आ रही है 2t² + 7। तो ये थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, बेसिकली है x की और y की वैल्यू, लेकिन ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा वैल्यू को मुश्किल बना रहा है, t इन्वॉल्व कर रहा है उसमें। ठीक है, और स्क्वायर भी ऐड कर दिया, इसका मतलब है कि स्क्वायर जहां आ जाता है तो वहां क्वाड्रेटिक वाली चीज आती है। तो देखते हैं क्या बनता है। अब आपसे कह रहा है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। अब आपको ग्रेडियंट निकालनी है, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यही X2 फॉर्मूला है ना minus X। ग्रेडियंट निकालने का। और आपके जी पास सर। सारी वैल्यूज भी मौजूद है, आपके पास x1 भी मौजूद है, आपके पास y1 भी है, आपके पास x2 भी और y2 भी। आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो y2 की वैल्यू क्या है, 2t² + 7। तो मैंने क्या किया, y2 की जगह पे y2 की वैल्यू लिखी और इसको ब्रैकेट में लिखना। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगाना लाजमी, और फिर माइनस साइन फॉर्मूले का। और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू देख लेते हैं, y1 ऊपर दिया हुआ है t+1, तो ब्रैकेट में t+1 लिख दिया और डिवाइडेड बाय x2 - x1। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है मेरे पास 7 और x1 की वैल्यू है 2, तो 7 - 2 नीचे आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ग्रेडियंट निकालनी है, तो मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये माइनस को मल्टीप्लाई कराऊंगा इस ब्रैकेट से, तो ये माइनस मल्टीप्लाई बाय टी कितना हो जाएगा, -t, और माइनस मल्टीप्लाई बाय +1 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है ना। तो अब और कोई सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकती। ये हो जाएगा 2t² एज इट इज हो जाएगा, ये -7 और ये -1, -7 और -1 कितना होता है, -8, और ये -t एज इट इज डिवाइड बाय 5। ये इस लाइन की ग्रेडियंट आ गई। ठीक है, तो इस तरह का जो है वो क्वेश्चन आपको घुमा के थोड़ा तंग कर सकता है। ग्रेडियंट पूछेगा, ग्रेडियंट का फॉर्मूला भी आपको पता है, लेकिन यह है कि वो आपके पॉइंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देगा, ताकि आपको थोड़ा सा वर्किंग ज्यादा करनी सर पड़ अब जाए। हमें पता है कि जो जो भी नंबर एक्स की वैल्यू के मतलब ऐसे टी के साथ 2 है तो वो हमारे 2 हमारा ग्रेडियंट हो गया। सर टी की वैल्यू नहीं निकालनी? अब वो आगे दे सकता है ना, आगे हो सकता है टी की वैल्यू निकालने दे दे जैसे इसने किया है। अब हो सकता है कि वो तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन दे और तुमसे बोले कि भाई ग्रेडियंट की जो वैल्यू है वो 2 है, ग्रेडियंट जो है ना वो 2 है, तो टी की वैल्यू निकालो। तो क्या करोगे तुम, ग्रेडियंट की जगह पे 2 की वैल्यू 2 है ना तुम्हारा, तो तुमने एन की जगह पे 2 लिख दिया और तुमने पे टी को सॉल्व कर लिया। जब तुम टी को सॉल्व करोगे तो ये चूंकि क्वाड्रेटिक है तो तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा या फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 2 = 10 इज इक्वल टू 2t² - t - 8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी 2t² - t - 18 = 0। सिंस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t, हमें t की वैल्यू चाहिए, तो सर चूंकि तो ये मैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फार्मूला
बिल्कुल। लगेगा। अब क्वाड्रेटिक एक बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी रिवाइज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमें ए बी सी की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होती है। तो ए की वैल्यू क्या होती है, जो भी स्क्वायर होता है उसके साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू होती है। तो ए की वैल्यू 2 हो गई। बी की वैल्यू जो है वो टी के साथ मतलब एक्स के साथ जो भी होता है तो ये -1 हो गई। और सी की वैल्यू जो है वो लास्ट माइनस कोफिशिएंट होता है 18। तो -18 -18। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी। -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2 है। ठीक है, बस अब वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ। इसमें वैल्यूज पुट करके हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें टी की वैल्यूज भी पता चल जाएंगी। ये बस कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको भी नोट डाउन कर लो। वर्कशीट के बाद इनको भी सॉल्व कर लेना। ये मैं इस तरह रख देता हूँ, इनको नोट डाउन कर लो, फिर तुम लोग के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्लास फिनिश करते हैं। सर मुझे क्वेश्चन ये था कि आपने जैसे हमारे अभी जो असाइनमेंट था, मार्क असाइनमेंट, बोलो। सर आपने मार्क असाइनमेंट के अंदर एक हमें क्वेश्चन दिया था जो कि वर्ड प्रॉब्लम थी कि कोई शो है वो चले 2 hours 40 minutes वाला। हाँ हाँ हाँ। तो तो वो उसमें सर टाइम उस वो टाइप का है सर? टाइम प्रॉब्लम, हाँ 1 मार्क का आ सकता है टाइम प्रॉब्लम। वो टाइम प्रॉब्लम है, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि 2 घंटे बाद टाइम। अब जैसे अभी हमारे पास टाइम हो रहा है 6:02। अब मैं तुमसे बोलूं कि आफ्टर 1 hour 40 minutes क्या टाइम होगा, तो तुम्हें ये निकालना आना चाहिए कि भाई 6 अभी हो रहे हैं 6:02, और इसमें जब मैं 1 hour और 40 minute ऐड करूंगा तो कितना होगा। तो इसका तरीका ही होता है कि तुम ब्रेक कर लो, 1 hour ऐड कर लो। जैसे अभी टाइम हो रहा है 6:02 हो रहे हैं ना, 6:02 हो रहा है, तो तो इसमें 1 hour 7-2 ऐड हो करो तो जाएंगे। 7:02 हो जाएगा। उसके बाद जो है ना 10-10 मिनट्स में ब्रेक कर लेना। जैसे तुम्हें 40 मिनट्स ऐड करने हैं ना, तो 10-10 में ब्रेक कर लो। अगर मैं तुमसे बोलता 60 मिनट तो तुम 2 घंटे कर लेते। तो इस तरह जो है ना वो अपने टाइम को ब्रेक करके ऐड करो। इसका एक नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसे मैंने असाइनमेंट में तुम्हें दिया था। और अगर तुम्हें कंफ्यूजन होती है तो तुम जो है वो भी बना सकते हो। मतलब अगर तुम्हें एएम वाला पीएम वाला समझ नहीं आता तो 24 hour क्लॉक वाले में यूज कर लो। लेकिन एक चीज याद रखना कि अगर क्वेश्चन में 24 hour क्लॉक में टाइम दिया तो आंसर भी फिर 24 hour क्लॉक में ही देना, एएम पीएम में मत देना। एंड सर क्या कहते हैं, ये जो आपने कहा था 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, इसके अंदर हम वर्किंग शो करें या फिर नहीं? नहीं 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 नहीं, 1 मार्क के क्वेश्चन में ना वर्किंग अगर तुम करते हो तो वो तुम्हारी उसके लिए तसल्ली के लिए, मैं उसको काट नहीं सकता क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन में ना वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं होती। लेकिन अगर तुम करते हो तो अच्छी बात है, मुझे लगेगा कि हाँ तुमने जो है वो मतलब उसके पीछे तुमने अपनी जस्टिफिकेशन भी दी है कि ये आंसर इस वजह से आया। तो कोशिश करना कि वर्किंग कर लो, लेकिन अगर टाइम कम होता है तो आप आंसर भी लिख सकते हो। बोलो। ठीक है। मगर 2 मार्क्स वाले में करनी पड़ेगी। बिल्कुल। पेज वापस प्रेजेंट कर दे। टू जो 2 मार्क वाला है और 3 मार्क वाला है ना, उसमें लाजमी तुम्हें वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि फिर उसमें वो मार्क नहीं देगा। अगर तुमने डायरेक्ट आंसर लिखा तो 2 मार्क के क्वेश्चन में वो तुम्हें 1 मार्क देगा बस। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सर चॉइस होगी क्वेश्चन की? नहीं, पेपर में बिल्कुल चॉइस नहीं है। पेपर में मैथ्स का पेपर आपको पता है 2 पेपर हैं। एक पेपर 1 है जिसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। इन्विजिलेटर आपसे कैलकुलेटर नीचे रखवा देगा, सीट के नीचे रख लेना कैलकुलेटर, या इन्विजिलेटर हो सकता है आपसे कैलकुलेटर ले ले। और 40 मार्क्स का वाला पेपर है वो, जो आपको तकरीबन जो है वो 1 hour 30 minutes में करना है। उसके बाद फिर आपसे पेपर ले लिया जाएगा, 15 मिनट्स का गैप मिलेगा और फिर पेपर 2 आपको मिलेगा। पेपर 2 थोड़ा बड़ा होगा, 60 मार्क्स का है। उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा, 2 hours मिलेंगे। ठीक है, और उसमें आपका कैलकुलेटर आपको वापस मिल जाएगा। चॉइस नहीं है बिल्कुल। और सर जो आपके जो क्वाड्रेटिक वाला होता है जिसमें वो 2 डेसिमल प्लेस वाला है, वो सवाल पेपर 1 में तो नहीं आएगा ना? नहीं, मैं तो तुम्हें बताया ना कि अगर उसने बोल दिया कि वो डेसिमल में बताना है तो वो पेपर 2 का नहीं होगा, वो पेपर 1 का नहीं होगा, 2 का होगा। लेकिन लेकिन मे बी पॉसिबल कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पेपर 1 में दूं, लेकिन वो फिर आप फैक्टराइजेशन से करोगे, उसके होल नंबर्स बल्कि आसानी से उसके जो आंसर्स आएंगे वो होल नंबर्स में आएंगे। ठीक है सर। और ये सेट ये जो सेट बिल्डर नोटेशन वाला है, थोड़ी सी इसकी भी देख लेना क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। हमने डिस्कस तो कर लिया है, जैसे मैंने डिस्कशन की है बिल्कुल उसी तरह का है, लेकिन इसकी थोड़ी सी तुम लोग भी प्रैक्टिस कर लेना कि ये सेट बिल्डर में किस तरह लिखते हैं और इनको पढ़ते सर कैसे हैं। सेट बनाने तो नहीं होंगे ना पेपर में? नहीं 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 नहीं, ये तो मैंने अपनी उससे एक सवाल दिया है 1 मार्क का चेक करने के लिए कि तुमने 6-7 में सेट पढ़े हैं कि नहीं। वो जो तुम उसकी वेन डायग्राम्स की बात कर रहे हो, मैंने वेन डायग्राम्स नहीं आएंगे। सर बोलो। सर आप अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कीजिए थोड़ा सा। नहीं, तैमूर होगा ये ना।
अभी तुम लोग इतने परेशान हो, मैं तुम्हें जो भी बोलूंगा तुम बोलोगे सर आप होते ना, आप देते ना पेपर तो आपको पता चलता है क्या प्रेशर है। तो अभी बस ये है कि त- तैयारी अपनी पूरी करो बस, इंशाल्लाह पेपर जो है ना वो इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। जिस तरह तुम्हें गाइडेंस दी है, जिस तरह तुमने पूरा साल पढ़ा है माशाल्लाह, तो फिर तुम्हें पेपर में प्रॉब्लम होगी नहीं एज सच। हाँ, लास्ट लास्ट मिनट में पढ़ने वाले हैं जो, वो थोड़ा सा तंग होंगे। सर हाँ बिल्कुल, इक्वेशन को तो तुम अयान इक्वेशन को तो आप चेक कर सकते हो ना कि आपके आंसर गलत है कि सही है। इक्वेशन में तो आपकी जो भी वैल्यू आती है वो वापस अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करके आप चेक कर सकते हो। सर वो ये असल कैलकुलेटर में भी मेन्यू सेट पे जाके कर सकते हैं शायद। बिल्कुल बिल्कुल वो कर सकते हैं, लेकिन वो पेपर 2 में कर सकते हो ना, पेपर 1 में तो आपको जो भी करना है अपने पेपर पे ही करना है। सर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा? नहीं 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 नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना वो कैम्ब्रिज के क्वेश्चन में आएगा, वो 11 में जब जाओगे ना इंशाल्लाह 11 के पेपर में मिलेगा तुम्हें वो। अभी तो सिर्फ मैंने इसलिए बता दिया था कि तुम्हें पता है कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं। हाँ, लाइन की इक्वेशन बनाने वाला क्वेश्चन आएगा। तो लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए याद रखना हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, ग्रेडियंट और एक वाई इंटरसेप्ट चाहिए होता है। ग्रेडियंट निकालने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स आपको देगा वो, तो ग्रेडियंट निकाल लेना। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बनाया था वाई माइनस एम एक्स, वो फॉर्मूला यूज कर लेना। और फिर जब तुम्हारे पास ग्रेडियंट भी आ जाए, इंटरसेप्ट भी आ जाए, तो y इज टू एम एक्स प्लस सी में m और c की वैल्यू पुट करके इक्वेशन बना देना। ठीक है। ठीक है, चलो मैं कोशिश करूंगा कि कल इंशाल्लाह एक यूट्यूब पे जो है ना क्वेश्चन आंसर सेशन रख लूँ आखिर में, बिल्कुल ना 9-10 बजे अगर मुझे टाइम मिल गया तो, ताकि ये कि उस वक्त भी तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी तो ठीक है। फिर ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, जाओ जाके अच्छी तरीके से तैयारी करो। टेंशन ज्यादा लेने की वैसे जरूरत नहीं है, टेंशन ज्यादा लेते हैं ना तो फिर काम उल्टे सीधे होना शुरू हो जाते हैं।